बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, या फिर इसे नाम दिया गया जी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर का। कि अभी जो आपने जो देखा, जो एक जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फ़लस्तीन और इजराइल की आपस में, तो उसको डिस्कस करते हैं ये क्या है और एक्चुअली में ये कैसे स्टार्ट हुई और आगे जो है वो क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे हम इसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको नाम पहला दिया जा रहा है जी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, कि इसको इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर नहीं कहा जा रहा इंटरनेशनली इसको, क्योंकि ना स्टेट ऑफ इजराइल जो है उसके अंदर, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के अंदर इन्वॉल्व है, और ना ही जो है वो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि हमास जो है वो कंट्रोल में है पैलेस्टाइन के। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि हमास तो एक फ़लस्तीनियों का एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं अलकायदा एक ग्रुप है, तो इसी तरह से हमास भी एक ग्रुप है, जिसने एक ग्रुप ने जो है, जो एक शहर कंट्रोल करता है गजा सिटी, ठीक है, या गजा शहर जिसे कहा गया, तो ये गजा शहर का कंट्रोल जिनके पास है, पूरे फ़लस्तीन का हरगिज़ नहीं, बल्कि उस शहर का कंट्रोल हमास के पास है। तो हमास ने इजराइल के साथ जो है ये वॉर की है, तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया जा रहा है कि इजराइल हमास वॉर, कि ये एक शहर के ऊपर जो हुकूमत आ रही है, तो उस हुकूमत को के ऊपर जो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई उन्होंने अब ये वॉर लड़नी है। और किस लिए लड़नी है? क्योंकि वो इजराइल को चाहते हैं कि सबक सिखाया जाए, जो उन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा किया हुआ है इसको लेके, और इन्होंने जो है वो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। अब सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं, तो इसको नाम दिया गया हमास की तरफ से, ये जो अटैक किया है उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड का नाम दिया इसको, और इसको अल-कुद्स फ्लड का नाम देकर उन्होंने कहा कि भाई हम इसलिए ये वॉर लड़ रहे हैं, या ये जो हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है ये हमारा प्लान है, यानी प्रॉपरली प्लान करके हमने ये स्टार्ट की है वॉर। और इसका पर्पज ये है कि हम इजराइल ने जो मजालिम ढाए हुए हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, एक तो उसका बदला हम लेना चाह रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उसको जेरूशलेम के अंदर जो मस्जिद अक्सा का पूरा एरिया उसके ऊपर कब्जा है, जारी बात है, तो उसको कब्जा जो है ना उसको छुड़ाने के लिए, या हम उसका बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और ये वॉर स्टार्ट हुई है जी 7 अक्टूबर 2023 को, या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उस मेजर पैमाने का, क्योंकि वॉर उस तरह से दो मालिक तो इन्वॉल्व नहीं है, एक साइड पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी साइड पे दूसरी है, तो इसलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम भी दिया जा रहा है। तो 7 अक्टूबर 2023 को जो है ये स्टार्ट हुई, सुबह के टाइम पे जो है तकरीबन 3:30 बजे 6:30 बजे जो है ये अटैक स्टार्ट किए गए हैं। तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका, उसके अंदर इस टाइम पे माना जा रहा है कि 1100 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं इन क्लैशेस के अंदर। और ये तीसरे दिन तक की, अभी तक मैं आपको जो है रिपोर्ट दे रहा हूं कि तीसरे दिन तक क्या हालात बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मजीद आगे क्या बनेंगे, जाहिर बात तो इंक्रीज होंगे, लेकिन 1100 लोग अभी तक जो है वो इसके अंदर जो है वो हलाक हो चुके हैं। और कोशिश ये की जा रही है इजराइल की तरफ से कि वो गजा सिटी का कंट्रोल हासिल कर ले, लेकिन अब गजा के अंदर जो मुजाहिदीन है, या जो हमास के जो जंगजू हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इस टाइम पे साउथर्न जो इजराइल है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अटैक स्टार्ट कब होता है जी, अटैक की जो बिगिनिंग है वो होती है 6:30 पे, यानी सुबह के 6:30 पे, या GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसके मुताबिक 3:30 पे, यानी इंटरनेशनल टाइम जो है, तो उस पर होता है कि हमास जो है वो क्या करता है जी, उसने रॉकेट फायर किए तकरीबन 5000 के करीब साउदर्न इजराइल के अंदर, ठीक है। साउथ का जो इजराइल है, अब वो आगे हम मैप में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहां पे ये गजा सिटी है, इस गजा सिटी ने यहां पे ये जो साउथ का एरिया है इजराइल का, ठीक है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ, और ये बीच में यहां पे छोटा सा एरिया जो है पैलेस्टाइन का है। लेकिन असल में फलस्तीन कहीं रियासत रजिस्टर्ड नहीं है। वो मैं आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि 76 ईयर्स ऑफ पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें बताया था कि भाई इस नाम की रियासत रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन मौजूद है। तो यहां गजा सिटी है, ठीक है, ये गजा सिटी हमास के कंट्रोल में है। तो यहां से इन्होंने अटैक किए इस एरियाज के अंदर 5000 के करीब, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है उन्होंने रॉकेट जो है वो मारे हैं और वहां पे वो गिरे हैं। हालांकि जो इजराइल है उसके आयरन डूम की टेक्नोलॉजी, इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया तो उस वीडियो के अंदर, कि वो बहुत एडवांस है। वो जैसे कोई रॉकेट डिटेक्ट करता है तो वो खुद उसको जो है फिजा के अंदर ही फाड़ देता है। वो पूरा जाल है, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा तो वो उसके साथ जाके टकराएगा तो वहीं पे उसको आग लग जाएगी। लेकिन फिर भी 5000 के करीब रॉकेट जो है फायर किए गए हैं, जबकि पहले जो इजराइल है वो कह रहा है कि भाई 5000 नहीं 2500 के करीब जो है रॉकेट फायर किए गए हैं। उसके बाद क्या होता है जी, पहले रॉकेट फायर किए जाते हैं 6:30 पे, फिर 7:40 पे जो है फिर क्या किया जाता है जी, फिर मजीद जो है वो बॉर्डर तोड़ा जाता है। यहां पे एक फेंस लगी हुई है, यानी दीवार है, और साथ में कुछ जो है वो दीवार बनी हुई है, तारे लगी हुई हैं, तो उन तारों को जो है वो तोड़ा जाता है और फाइटर्स जो है वो इसराइल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है जहाजों से भी आपने देखा कि वो किस तरह से पैराशूट्स के थ्रू भी जो है वहां पे उतरे हैं। तो उन्होंने यानी सिक्योरिटी ब्रीच की, उसके बाद जो है वो दाखिल हो गए अंदर पैदल भी, और पैदल भी दाखिल होकर उन्होंने क्या किया जी, शहरियों के ऊपर
अटैक शुरू कर दिए इजरायलियों के ऊपर, वहां पे भी उन लोगों को जो है मारा और बहुत से कैदियों को जो है किडनैप किया। और खास करके इनका जो टारगेट था वो इजरायली इंस्टॉलेशन था, यानी जहां पे फौज मौजूद थी, 3 बड़े बड़े एरियाज थे, उन एरियाज के ऊपर इन्होंने जो है वो अटैक किए। उसके बाद 6:45 की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल जो है उसने भी फिर आगे से जो है वो अटैक स्टार्ट कर दिया। जो एयर स्ट्राइक्स थे उसकी तरफ से भी जो है वो उनका आगाज हो चुका था, उन्होंने गजा शहर के ऊपर किए, गो कि बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया के ऊपर किए, क्योंकि इस साइड पे जो है वो गजा शहर और इस साइड पे फलस्तीन। तो यहां पे ये जो बॉर्डर है यहां पे स्ट्राइक स्टार्ट किए गए, जहां पे सिविलियन आबादी भी रहती है और वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं यहां पे, तो उनके ऊपर अटैक किया गया और वहां पे जो है सिविलियन कैजुअलिटीज भी बहुत बड़ी तादाद में हुई। लेकिन जैसे ही उनके जहाज आते तो यहां से ये रॉकेट फायर करके हमास जो है उनको वहां पे तबाह करता और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इजराइल का अभी तक जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। इसके बाद इजरायली मिलिट्री बेसिस जो है 7 बजे उनके ऊपर अटैक किया गया। अब ये GMT 7 है, तकरीबन 10 बजे करीब आप ये कह सकते हैं, और ये भी जो 6:45 है ये GMT का है, यानी तकरीबन 9 बजे करीब इजराइल ने आगे से रिस्पॉन्ड किया। तो 3 घंटे तक जो है वो फलस्तीनी जो है वो छाए रहे हैं, हमास खास करके छाया रहा, और हमास ने जो है वो 3 घंटे तक ये अटैक जारी रखा। उसके बाद उन्होंने आगे से एयर स्ट्राइक्स जो है वो इजराइल ने जवाब दिया। फिर 10 बजे करीब तकरीबन आप कह सकते हैं कि मजीद जो है फाइट आगे बढ़ी और मिलिट्री बेसिस जो थी इजराइल की उनके ऊपर फलस्तीनियों की तरफ से, फलस्तीनी फाइटर्स जो है उनकी तरफ से, ये फलस्तीन की फौज नहीं है याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ये स्टेट डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है फलस्तीन की तरफ से, बल्कि स्टेट डिक्लेयर्ड वॉर इजराइल ने जो है वो स्टेट डिक्लेयर वॉर की है गजा के खिलाफ। वो भी फलस्तीन के खिलाफ उसने नहीं की, बल्कि गजा के खिलाफ ही की है, जो वो ये पूरा इलाका है। तो 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है वहां पे उन्होंने अटैक किए हैं और बहुत बड़ा नुकसान किया, मिलिट्री को किडनैप किया, मिलिट्री पर्सनल को किडनैप किया, उनकी वीडियोस बना के जो है वो भी जो है वायरल की हैं। बॉर्डर टाउन्स के एरियाज के अंदर इसके अलावा रेड की गई है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मारदार जो है वो जारी है और वहां पे रेड्स की गई हैं, और बहुत से जो शहर हैं जो इजराइल के अंदर हैं, यानी तकरीबन माना जा रहा है कि 25 किलोमीटर अंदर जो है वो फलस्तीनी घुस चुके हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है जहां पे फलस्तीनी जो है या हमास के जो जंगजू हैं वो अंदर घुसे हैं, और वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के ऊपर खास करके ओफकीम जो है ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टॉर्चर हुआ है, तो इसको जो है ना इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है। मिलिट्री व्हीकल्स को वहां पे काबू किया, होस्टेजेस वहां पे बनाए हैं, यानी लोगों को कैद किया, साथ में मिलिट्री के लोगों को कैद किया, और ये एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुआ। और वो वीडियोस जो वायरल हुई उसी की वजह से जो है वो दुनिया में एक तहलका मचा कि भाई जो फलस्तीन है उसने अटैक कर दिया और पूरा वेस्ट एक साइड पे फलस्तीन के खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से दहशतगर्दी स्टार्ट कर दी जो पिछले 76 साल से इसराइल कर रहा था, वो किसी ने नहीं देखा। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इजरायली जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को यानी कि पकड़ा गया, क्योंकि आपको पता है वॉर के अंदर भी सिविलियंस के ऊपर अटैक करना अलाउ नहीं होता, वो अनएथिकल या गैर इखलाकी जो है वो माना जाता है। तो वो गैर इखलाकी खैर कर सकते हैं कि रमजान के दौरान भी आपको पता है मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों को नमाज नहीं पढ़ने देते, लेकिन जब इन्होंने किया तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो ये वॉर की जो है ये पिछले 3 दिन की करंट सिचुएशन है जो भी मजीद आगे बढ़ती जा रही है, और दोनों साइड से, एक साइड से जो है एयर स्ट्राइक्स जारी हैं फलस्तीन इजराइल की तरफ से, और यहां से आगे से रॉकेट जो है वो मारे जा रहे हैं और उनके जहाजों को गिराया जा रहा है, जहाजों पे जहाज जो है गिराया जा रहा है। आपने बहुत सी वायरल वीडियोस देखी होंगी कि बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है इजराइल का। और कैजुअलिटीज की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1100 के करीब जो है वो माना जा रहा है कैजुअलिटीज हुई हैं, तो उसमें इजराइल जो रिपोर्ट कर रहा है 700 के करीब लोग मारे गए हैं और 2382 यानी कि तकरीबन 2400 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, 700 जो है वो मारे गए। और गजा के अंदर जो है वो 413 लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसके अंदर 78 बच्चे भी शामिल हैं और 2300 जो है वो जख्मी भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कैप्टिव भी बहुत लोगों को कैदी भी बनाया गया है, खास दोनों साइडों से ही कैदी बनाया गया, लेकिन इस टाइम पे जो पलड़ा भारी है वो फलस्तीनियों का पलड़ा जो है वो भारी है, और फलस्तीनी जो है उन्होंने जो आगे जो घुसे हैं इजराइल के अंदर, तो उन्होंने बहुत से लोगों को जो है वो वहां पे क्या किया जी, उनको सोल्जर्स वगैरह को, खास करके उनके सोल्जर्स को भी क्या कर लिया जी, कैदी बना लिया है। और हमास इसके साथ साथ क्या कर रहा है, फुटेजेस वगैरह भी जो है वो उनकी शेयर कर रहा है, ताकि उससे जो है दुनिया को बता सके किस तरह हमने जो है इजराइल को नाकों चने चबाए हैं। उसके बाद ये फाइटिंग जो है फिलहाल तक कंटिन्यू है, आप ये कह सकते हैं, और अभी तक जो है वो इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, फायर हो रही हैं, और उसके नतीजे के तौर पे जो है जवाब भी दिया जा रहा है। और रात का जो मंजर आपने वीडियोस के अंदर देखे होंगे वो भी काफी जो है वो खतरनाक किस्म के हैं, ठीक है। तो उसमें जो है मुसलसल अब ये अटैक जो है वो जारी है, और ये वॉर उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये जो है वो मजीद तूल पकड़ेगी, क्योंकि जैसे ऑपरेशन का नाम दिया गया हमास की तरफ से, ठीक है, बैतुल मक़दिस के फ्लड की, तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने प्लान किया हुआ बाकायदा वो इसको लंबा लेके चलेंगे। तो अब इजराइल जो है वो कितनी रेजिस्टेंस दिखाता है या कितने लोग उसकी मदद को आते आगे देखना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, आपने इसको समझना है कि यहां पे ये हो क्या रहा है। अब यहां पे 3 पिक्चर्स हैं, इन तीनों को आपने सबसे पहले समझना है। अब इजराइल फलस्तीन ये कहता है, आपने ये सुना होगा कि फलस्तीनियों का ये मानना है कि भाई हमें वो इस फलस्तीन चाहिए जो 1967 से पहले था,
ठीक है। 1967 में अरब इजराइल वॉर हुई थी, तो जो इजराइल है उसने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अब यहां पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को भी समझना होगा। हिस्ट्री के अंदर मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि दूसरी वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं, यहां पे इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। सिंपली ये है कि 1948 के अंदर जो है वो यूके ने क्या किया जी, इजराइल को ये जो पूरी जमीन थी, अब इसको आपने यहां पे देखना है, ये पूरे का पूरा जो एरिया है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारा एरिया क्या था जी, ये किसी टाइम पे यानी कि 1948 में ये सारा फिलिस्तीन था, ठीक है। अब इस फिलिस्तीन के ऊपर ही उन्होंने इजराइल बना दिया 1948 के अंदर, इजराइल की रियासत बना दी, और फिलिस्तीन जो है उसको, ये जो एरिया बीच का आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जिसको अब नाम दिया जाता है वेस्ट बैंक का, यानी आप जब न्यूज़पेपर्स देखेंगे या वेस्ट को रिपोर्टिंग करते देखेंगे तो बताएगा ही नहीं कि फिलिस्तीन नाम की कोई चीज है कि नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन यूएन के अंदर इस नाम का कोई मुल्क रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि इजराइल रजिस्टर्ड है जो यहां कब्जा करके बना है, तो इसको वेस्ट बैंक नाम दिया जाता है, मगरबी किनारा, ठीक है। और जेरूशलम जो है तकसीम है फिलिस्तीन के बीच में और इसराइल दोनों के बीच में, दोनों कैपिटल यहां पे हैं, ठीक है। रामुल्ला जो है वो फिलिस्तीन का है और जेरूशलम का जो दूसरा मेन सिटी है वो इनके कब्जे में इसराइलियों के। तो ये 1948 से पहले का इजराइल था, उसके बाद सॉरी फिलिस्तीन था, उसके बाद क्या किया गया, यहां पे बनाई गई एक रियासत इजराइल के नाम से और फिलिस्तीनियों को एक छोटा सा इलाका दे दिया गया, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते सुकड़ता गया, और इस टाइम पे इजराइल एक बहुत बड़े पैमाने फैल चुका है, लेकिन जो फिलिस्तीन है वो बहुत छोटा सा इलाका है। इसको आप यहां पे इस पिक्चर के अंदर समझिए कि ये देखिए, ये जो आपको यहां पे फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सारे का सारा फिलिस्तीन है। ये कब का फिलिस्तीन है, 1947 का। अब 1948 में जब इजराइल को बनाया गया तो फिर ये व्हाइट एरिया जो था ये सारा इजराइल हो गया, फिर फिलिस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक हिस्सा इस साइड पे आया और दूसरा ये बीच का सेंटर का एरिया जो है यहां पे आ गया। अब फिर उसके बाद 1967 के अंदर अरब इजराइल वॉर हुई, तो उसके बाद आप देखिए कि क्या हालात बने। अब भी फिलिस्तीनी तो फिर भी शराफत इख्तियार कर रहे हैं कि वो ये गजा का इलाका और ये फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है ये मांग रहे हैं, वो ये फिर भी नहीं कह रहे कि भाई आप यहां पे आके घुसपैठिए हैं, आप यहां से निकलें, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन, कि भाई इजराइल यहां पे रहे लेकिन हमें ये 1967 की पोजीशन जो है यहां पे वापस कर दे, ये फिर भी उनका बड़ापन है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि आप यहां पे देख रहे हैं कि कहीं पे फिलिस्तीन आपको शायद देखने को ही नहीं मिला, ये गजा शहर तो आपको देखने को मिल रहा है जो हमास के कंट्रोल में है, लेकिन इसके अलावा आपको वेस्ट बैंक में भी जो है सारे का सारा कंट्रोल इस टाइम पे इजराइलियों का ही है, और यहां पे कहीं पे भी फिलिस्तीन देखने को आपको नहीं मिल रहा। इतना बड़ा जो है ये प्रॉब्लम है। तो अब यहां पे अगर आप इस बात को समझें कि वॉर जो इस टाइम पे हो रही है वो कहां पे हो रही है, देखिए ये सारे का सारा इजराइल है जो लाइट येलो कलर के अंदर है, यहां पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये सारे का सारा जो है वो फिलिस्तीन है, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये मैप के अंदर जरूर है लेकिन फिलहाल इतना फिलिस्तीन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसका अपना कंट्रोल है, यहां पे बहुत ही लूज कंट्रोल है यहां पे छोटे से एरिया के अंदर। और ये जो जेरूशलम है जहां पे एक्चुअल में फाइट है जिसके ऊपर, क्योंकि यहां पे बैतुल मकदस है, तो बैतुल मकदस की वजह से यहां पे जो है वो मुसलमान, ईसाई और यहूदी आपस में सदियों से ही लड़ते आ रहे हैं। तो अब यहां पे मुसलमान चाहते हैं ये कंट्रोल इनके पास रहे, जबकि जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो चाहते हैं उनके पास रहे, और इस टाइम पे अगर कंट्रोल की बात करें तो वो यहूदियों के पास ही है, ठीक है। बड़े पैमाने पे इसका कंट्रोल यहूदियों के पास है, लेकिन जेरूशलम दो हिस्से में तकसीम है, ठीक है जी। अब ये जो इलाका है ये फिलिस्तीन है, और साथ में ये जो गजा का इलाका है ये भी फिलिस्तीन है, ये है गजा सिटी, ठीक है। ये चार बड़े बड़े इलाकों पे मुश्तमिल है, ये स्ट्रिप है पूरी समंदर के साथ, एक समंदर की पट्टी है। अब इस टाइम पे जो वॉर हुई है वो वॉर हुई है यहां से रॉकेट फायर किए गए हमास की तरफ से, क्योंकि ये हमास के कंट्रोल में है। ये जो गजा का इलाका है, ये जो एरिया आपको मैं दिखा रहा हूं ये फिलिस्तीन का ही है, लेकिन फिलिस्तीनी जो है जिन्होंने हमास की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने यहां से 5000 रॉकेट फायर किए इस एरिया के अंदर, ये जो आपको यहां पे इजराइल का मेन एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है इस टाइम पे सारी वॉर यहां पे लगी हुई है कि यहां से हमास अटैक किए जा रहा है और यहां से यहां। और दूसरे ही दिन आपने सुना होगा कि जो जॉर्डन है यानी जो लिबनान है, लिबनान ने भी जो है यहां पे अटैक कर दिया इनके बॉर्डर के ऊपर, इसराइल के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने भी जो है यहां पे अटैक किया हुआ है, और इस टाइम पे यहां से भी हो रहा है। लेकिन लिबनान ने भी स्टेट डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, बल्कि यहां पे जो है ये उनकी भी एक तंजीम है, उसकी तरफ से जो है ये किया गया, हिजबुल्लाह जिसको कहा जाता है। और हिजबुल्लाह को जो है वो टोटली ये एक शिया तंजीम है जो मेजॉरिटी में है, तो इसको सपोर्ट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर के अंदर, और फिलहाल ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने खुल के जो है वो सपोर्ट की है इस वॉर में फिलिस्तीन को, और दूसरे नंबर पे तुर्की है। यानी दो ममालिक ने खुल के अभी तक सपोर्ट किया, बाकी ना सऊदीया ना किसी और मुल्क ने कहीं सपोर्ट नहीं की खुल के। तो ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है सालों से, और हिजबुल्लाह यहां पे उसने भी अटैक कर दिया इस बॉर्डर के ऊपर भी। इसका मतलब इस टाइम पे दो फ्रंट से इजराइल को जो है जंग का सामना है, एक लिबनान के बॉर्डर की साइड से, ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर आप इसे कह सकते हैं, और दूसरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है गजा की साइड से, यहां से वॉर हो रही है, जो ये पूरा हमास इसको कंट्रोल किए हुए है। तो दोनों ही जो है वो मुजाहिदीन की तंजीमें, एक्चुअली में स्टेट्स नहीं है, यानी ये रियासत की फौजें नहीं है, बल्कि ये मुजाहिदीन के ग्रुप्स हैं। यहां पे हमास का ग्रुप
फलस्तीन का, और यहां पे जो है वो लिबनान का ग्रुप है जो है हिजबुल्लाह का। तो ये दोनों यहां पे अटैक कर रहे हैं। और ये आप यहां पे मैप पे समझ गए कि ये जो असल फलस्तीन है जिसको इस साइड पे हम मान रहे हैं, इसका कोई भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट यहां पे फिलहाल नहीं है। इनकी यहां पे इश्यूज तो आपको पता है लगे ही रहते हैं हर टाइम पे। और इश्यूज कहां लगे रहते हैं? ये जो जेरूशलम है, बैतुल मकदस है, इसको लेके इश्यूज लगे रहते हैं। और ये बैतुल मकदस भी दो हिस्सों के अंदर तकसीम है। इस पिक्चर के अंदर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये वो है जो 1967 की वॉर के बाद हालात बने, यानी बाद में ये जो गोलान हाइट्स है ये भी इनके कब्जे में चली गई इसराइलियों के, ये वेस्ट बैंक भी इसराइलियों के कब्जे में चला गया। और इस टाइम पे कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे फलस्तीन और इसराइल मिक्स हुकूमत कर रहे हैं। बाकी बड़े पैमाने पे सारा कंट्रोल इसराइल का ही है। अब अगर मजीद हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है जेरूशलम, ये शहर है। इस शहर के दो हिस्से हैं। ये जो हिस्सा आपको छोटा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के अंदर, ये है किसके कंट्रोल में जी? ये कंट्रोल में है इस टाइम पे इजराइल के, और बैतुल मकदस भी इसी एरिया के अंदर है, ब्लू एरिया के अंदर। और ये जो दूसरा एरिया है ये फलस्तीन के कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल तो खैरनाक है, लेकिन यहां पे तकरीबन उन्हीं का कंट्रोल है। मेजॉरिटी में आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे खास एरियाज हैं, जो बैतुल मकदस और उसका जो मुकद्दस एरियाज हैं, वो सारे के सारे इस टाइम पे यहूदियों के कंट्रोल के अंदर हैं। ठीक है, तो ये एरिया डिफरेंट है, और जो वॉर हो रही है वो डिफरेंट, वो इस साइड पे हो रही है। ये जो वॉर का बेसिक एरिया और यहां पे है। और अब अमेरिका भी कह रहा है कि हम यहां से समंदर से आके स्ट्राइक करेंगे और हम हेल्प करेंगे, यानी कि यहां से पीछे से आके हम भी टू फ्रंट पे हम जो है वो हमास को टफ टाइम देंगे यहां पे। ठीक है, ये सारा मैप के थ्रू आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ग्लोबल इंपैक्ट जो है और इसके ऊपर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, तो देखिए ग्लोबल इंपैक्ट इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और अभी अगर ये लॉन्ग चलती है तो जैसे जो रशिया है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तो उसके असरात अभी तक जो है दुनिया देख रही है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि रशिया तकरीबन जीत चुका है, लेकिन ये वॉर खत्म तो नहीं होगी क्योंकि यूक्रेन को पूरी दुनिया ने असला दिया हुआ है इतना ज्यादा, तो ये उसी तरह चलेगी। तो यहां पर अगर ये दूसरी वॉर मिडिल ईस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो मिडिल ईस्ट जो यहां पे तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि 1400 साल के बाद यहां पे अमन आया था ईरान और सऊदिया जो है उसकी वजह से। ठीक है, ईरान और सऊदिया की जो डील की थी, करवाई थी चाइना ने, तो उससे यहां पे अमन आ गया था क्योंकि सबसे बेसिक दुश्मनी ही नहीं की थी। लेकिन अब वो अमन दोबारा से जो है यहां पे बर्बाद होता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, गो कि वो अमन तो खैर आर्जी ही था क्योंकि असल इशू तो फलस्तीन का ही है। तो इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, इन्होंने खुल के जो है वो इजराइल को सपोर्ट किया और फलस्तीन को बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि दहशतगर्दी है। तो इसलिए अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो स्टेटमेंट्स बार बार दे चुका है और ये कह चुका है कि कोई ये ना समझे कि इजराइल अकेला है, आप ये समझे कि आप अमेरिका से वॉर कर रहे हैं। यानी इस हद तक अमेरिका आ गया और जाहिर बात है अमेरिका ने हर सूरत इजराइल को बचाना ही बचाना है। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका अब जो है उसने बहरी बेड़ा भी भेज दिया जो यहां समंदर के अंदर रह के जो है वो डिफेंड करेगा और सपोर्ट करेगा इजराइल को। तो अमेरिका बिल्कुल खुल के वॉर के अंदर आ चुका। इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं तो उनमें फिलहाल तकसीम है। तकसीम क्या है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, लोग ये कह रहे हैं कि भाई फलस्तीन का सपोर्ट करें, फलस्तीन का साथ दें, लेकिन जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, वो इस टाइम पे डरी हुई हैं और वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही सिवाय दो स्टेट्स के। जैसे मैंने कहा वो दो स्टेट्स कौन सी हैं, एक है ईरान और दूसरा है तुर्की। फिलहाल ईरान टॉप पे है, ईरान की क्योंकि सबसे ज्यादा दुश्मनी इजराइल के साथ है तो वो तो बहुत खुश है इस बात के ऊपर। और दूसरे नंबर पे है तुर्की। ये दो मालिक जो हैं, तुर्की ने अमेरिका को भी आपको पता है कि धमकी दी है कि भाई अमेरिका अगर इन्वॉल्व होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मे भी अगर अमेरिका डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो नतीजे के तौर पे तुर्की भी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर के अंदर। और अगर तुर्की हो जाता तो ये वही फिर हालात हमें जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखने को मिले थे, शायद वैसे ही हालात, या वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वही हालात मिले कि अलायंसेस बन जाएंगी और अलायंसेस में अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट को बर्बाद करेगी और साथ दुनिया को भी जो है वो आगे लेके जाएगी। तो इस वक्त यही कहा जा रहा है कि हालात बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि कोई भी मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इन दोनों को छोड़ के। तो ईरान तो सपोर्ट कर रहा है, बाकी मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान की भी आप बात कर लें तो फिलहाल कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। अरब कंट्रीज जो है वो भी तकसीम है इसके ऊपर। ठीक है, फिलहाल अरब कंट्रीज में ओवरऑल जो है आप ये कह सकते हैं कि किसी ने भी खुल के स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि सब ने कहा कि भाई 1967 की पोजीशन पे आप वापस चले जाएं और सीज फायर करें। दूसरी साइड पे एक नया ब्लॉक जो है जिसे हम कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो कंट्री लीड कर रहा है चाइना इस टाइम पे फुल टाइम पे फलस्तीन की सपोर्ट में है, जाहिर बात है उसकी सपोर्ट होगी। दूसरी साइड पे रशिया जो है वो भी फलस्तीन की सपोर्ट में है और इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को इस टाइम पे। और इंडिया ने भी खुल के स्टेटमेंट दी है कि भाई हम जो है वो किसको सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब इस टाइम पे आप अगर ब्लॉक्स देख रहे हैं तो वो तकसीम हो चुके हैं इस वॉर के ऊपर मिडिल ईस्ट की, और ये वो हालात हैं जो अलायंसेस के हमने देखे थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो मे भी इन फ्यूचर ये इसी तरह से कन्वर्ट हो जाए कि कुछ ममालिक एक साइड पे कुछ दूसरे साइड पे और यहां पे फिर बहुत बुरी तबाही बने यहां पे।
तो देखते हैं क्या बनता है। इसका जो असर है वो क्या होगा, सबसे पहला असर, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा वो ऑयल है, तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर असर पड़ा भी है कि वो 4% इंक्रीज हुई है और अब मजीद जो है वो हर रोज के बिना पे ये इंक्रीज होंगी। तो इससे फिर क्या होगा, गरीब ममालिक खास करके पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए दोबारा से एक नया चैलेंज वापस आ गया कि जो पेट्रोल प्राइसेस 10-12 रुपए 2-3 पहले कम हुई थी, अब वो दोबारा से बढ़ने लगी हैं, तो अब वो हालात खराब हो गया। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसी तरह से। तो अब ये जो है ये हिजबुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये है कि अब लेबनान या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी की साइड लेंगे। अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स आप देखें। सबसे पहले जो बाइडेन साहब की एक स्टेटमेंट है जी, लेट देयर बी नो मिस्टेक, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद द स्टेट ऑफ इजराइल। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज एक लाइन के अंदर इन्होंने लिख दिया कि भाई किसी गलती में ना रहें, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका का बच्चा है। ठीक है, तो ये असल में खुल के सामने आ गए हैं। जाहिर बात है इनको खुल के सामने आना ही है कि जो बाइडेन आज इस कुर्सी पे बैठा है तो इजराइलियों की या यहूदियों की वजह से ही बैठा हुआ है। दूसरी जो बाइडेन की यहां स्टेटमेंट आई, दिस मॉर्निंग आई स्पोक विद द इजरायली पीएम टू एक्सप्रेस माय फुल सपोर्ट। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं जी, फुल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी फॉर द पीपल ऑफ इजराइल इन द फेस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अपीलिंग असल्ट बाय द हमास टेरिटरी। कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बहुत बुरा हो रहा है इसके नतीजे के तौर पे, ये जो दहशतगर्द हैं, ये हमला किया गया, तो हम इजराइल को फुल टाइम सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से यहां पे इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं, जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं जी, आई स्ट्रांगली कंडेम द करंट टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इजराइल। वो मान रहे हैं इसको टेररिस्ट अटैक मान रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का हमला है जो इजराइल के ऊपर किया गया। इसका मतलब वो भी खुल के सामने आ गए। फिर यहां पे अगर कनाडा की स्टेटमेंट देखते हैं तो कनाडा के स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो साहब भी कह रहे हैं जी, कनाडा स्ट्रांगली कंडेम्स द करंट टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इजराइल। यानी इसका मतलब ये है कि ये भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट सारा जो है, जितने भी पावरफुल कंट्रीज है जिन्हें हम वेस्ट मानते हैं, या खास करके जो नेटो अलायंस है आप ये कह सकते हैं, वो सारे का सारा इस टाइम पे एक साइड पे है और वो इजराइल के साथ स्ट्रांगली खड़ा है। दूसरी साइड पर अगर हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान की साइड से अगर हम रिएक्शंस देखते हैं, दुनिया की साइड से तो हमने देखे, तो पाकिस्तान की साइड से हमें डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिले। एक ही स्टेट है लेकिन आपको पता है स्टेट के अंदर इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वो यहां पे स्टेटमेंट्स में भी देखने को मिल रही है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, 8 अक्टूबर को उन्होंने स्टेटमेंट दी है। कहते हैं कि पाकिस्तान इज डीपली कंसर्न्ड बाय द एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटी इन द मिडिल ईस्ट and the loss of innocent lives. We stand in solidarity with Palestinians and called for an immediate end to the violence and oppression by the Israeli occupation forces. A viable and sovereign state. एक्चुअली में इनकी जो स्टेटमेंट है एक बैलेंस स्टेटमेंट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इजराइलियों को यहाँ पे फलस्तीनियों को सपोर्ट किया, किसी न किसी गो के खुल के नहीं किया। इनकी स्टेटमेंट सामने दिखाई दे रही है कि खुल के नहीं किया। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई वो सोल्यूशन होना चाहिए जो 1967 से पहले था फलस्तीनियों का। ये जलील अब्बास जिलानी साहब का ही जो है वो दूसरी स्टेटमेंट है। फिर ये कह रहे हैं कि यूएन की रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जबकि यूएन की रेजोल्यूशंस तो आपको पता है ना कश्मीर के ऊपर और ना फलस्तीन के ऊपर उनके क्या हालात बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब यहां पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे कंफ्यूज है। दूसरी साइड पे जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, जो सदर साहब है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं जी, वो कहते हैं प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस कैन नॉट मटेरियलाइज विदाउट कंडेमनिंग और यूस्प्रेशन ऑफ द ब्रूटलिज्म ऑफ पैलेस्टीनियंस राइट एंड पीपल बाय इसराइल। अब ये खुल के थोड़ा सा फलस्तीनियों को जो है वो साथ दे रहे हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो सेफ साइड पे खेल रही है इस टाइम पे, लेकिन जो सदर साहब है वो खुल के किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, वो फलस्तीनियों को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई फलस्तीन ये सारे का सारा जो है इसके पीछे इजराइल है और इजराइल के मजालिम की वजह से ही आज ये हालात बने हैं। तो ये हमें दूसरी साइड पे पाकिस्तान के अंदर ही दो स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव है हमारे वो हैं जी अनवारुल हक काकड़ साहब, यानी कि वज़ीर आज़म साहब। वो क्या कहते हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा आपको पता है तनकीद हो रही है इनकी स्टेटमेंट के ऊपर। इन्होंने भी कहा कि भाई 2 स्टेटमेंट सोल्यूशन होना चाहिए सिंपली। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो हालात बने हुए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये 2 स्टेट सोल्यूशन भी गोरों का ही प्रपोज करता है, जो 2001 के अंदर प्रपोज किया गया था कि भाई यहां पे जो है गो के हम ये मानते हैं कि इजराइल नाम की कोई रियासत नहीं है, क्योंकि कायदे आजम ने कहा था कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, ये कायदे आजम की स्टेटमेंट थी, उसी को हम लेके चल रहे हैं। और आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर डिबेट भी है कि हम इजराइल को मानने लगे हैं, क्योंकि सऊदी अरब भी जो है वो मानने लगा है, तो शायद ये उसी को लेके एक स्टेटमेंट दी गई है यहां पे। तो ये कह रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन होती है तो एक साइड पे फलस्तीन हो जाएगा
ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है इजराइल हो जाएगा और इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम दोनों के साथ ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि जब फलस्तीन को भी मान लिया गया तो अल्टीमेटली हम फलस्तीन को भी जो है सपोर्ट करेंगे और साथ में इजराइल को भी। और फिलहाल बिहाइंड द सीन यही कहा जा रहा है कि अगर यूएन के अंदर जो है वो फलस्तीन को एक स्टेट मान लिया जाता है तो पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको फिर कोई भी इख्तिलाफ इस बात के ऊपर नहीं होगा कि भाई हम जो है वो इजराइल को भी तस्लीम कर लें। तो इसलिए इसके ऊपर काफी तनकीद की गई कि भाई हम तो मानते ही नहीं इजराइल नाम की कोई स्टेटमेंट है, कोई स्टेट है, सॉरी, तो फिर आपने कैसे कह दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये मजहबी विंग की तरफ से ये बातें की गई हैं, ठीक है, और खास करके जो है इनको इस बात के ऊपर काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अब अगर हम थोड़ा सा अब यहां पे देखिए लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर आप मजीद इसे समझना चाहते हैं, हिजबुल्लाह ने क्योंकि ये वॉर स्टार्ट की है, सॉरी हमास ने की है, तो अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि हमास क्या है तो आपको ये मजीद फिर आगे समझने में आसानी होगी, आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम ग्रुप नेम की बात करते हैं जी, तो हमास जो है, हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, कि ये इस्लामी जो है एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट है, आप ये कह सकते हैं। और ये इसका जो अरेबिक मीनिंग है वो है जील, ZEAL, जील। तो जो रेजिस्टेंस कर रही है मुसलमानों के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर, खास करके फलस्तीन में, उसका नाम हमास रखा गया। अब ये जो कंट्रोल करती है टेरिटरी, हमास जो है ये पॉलिटिकली कंट्रोल कर रही है गजा स्ट्रिप को, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाया है वो सारे का सारा गजा जो है ये हमास के कंट्रोल में है। जैसे मैंने कहा कि आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं ये अलकायदा है, या इसको समझने के लिए अब तो तालिबान खैर मुकम्मल गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन जैसे तालिबान का ग्रुप था पहले, तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो है जो बाकी टेरिटरी जो है ब्लॉक की हुई है इजराइल ने, तो यहां पे जो है ये 2 मिलियन लोग यानी तकरीबन 20 लाख लोग जहां पे मौजूद हैं इस एरिया के अंदर, गजा सिटी के अंदर। फॉर्मेशन एंड मिलिट्री विंग की अगर बात करें तो इसको जो हमास है इसको गजा के अंदर बनाया गया 1987 के अंदर, यानी कि 1987 के अंदर जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई है, ठीक है, और इस्राइल की ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट रखी गई है, यानी इस्राइल का जो कब्जा है उस कब्जे को छुड़ाने के लिए इसी की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। उसका जो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, और इस टाइम पे जो हमला किया गया है वो अल कसाम ब्रिगेड जो है इसकी तरफ से जो है ये हमला किया गया। ये जो 5000 रॉकेट जो है फायर किए गए हैं तो ये इस ब्रिगेड की तरफ से किए गए हैं, हमास के। और प्रिंसिपल और एम्स की अगर बात करते हैं हमास की, तो हमास जो है ये डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, कि इसका एक ही काम है कि ये कहते हैं इजराइल, ये नहीं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो कहा जाता है ना कि एक साइड पे इजराइल है और दूसरी साइड पे पैलेस्टाइन हो जाए तो इशू खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है वही चाहता है कि पूरा फलस्तीन उनका हो, इसलिए उसने तकरीबन अब फलस्तीन 10% भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता हिजबुल्लाह, ये कहता है भाई पूरा फलस्तीन हमारा है, तो इजराइल नाम की कोई चीज यहां पे नहीं हो सकती, इसलिए उनके खिलाफ खड़े हैं और 1967 के बॉर्डर को ये बहाल कराना चाहते हैं। अब उसमें ये ओस्लो अकॉर्ड को भी नहीं मानते, जिसमें ये कहा गया था कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा या आप उसको जो है वो ये एरिया इनको दे दें, तो ये इसको भी नहीं मानते, इसलिए उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। और ये अपना ही जो इनका पूरा ट्रेनिंग का और पूरा स्ट्रक्चर है तो उसी तरह से ये देखते हैं। लेकिन इनको अब अगर हम बात करें डिजिग्नेशन एंड अलायंस की बात करें, अलायंस की बात करें, तो इनको नाम दिया गया है इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालिबान को या अलकायदा को नाम दिया गया था। तो इनको कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द है, ठीक है, इनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। किसकी तरफ से? EU की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से और यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसीलिए वो खुल के सामने आ गए हैं कि भाई एक दहशतगर्द तंजीम जो है उसने कैसे जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। दूसरा इसके अंदर अगर रीजन अलायंसेस की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे अगर आप ये कहें कि यार ये तो एक तंजीम है और इस तंजीम के पास 5000 रॉकेट और अभी भी मजीद मारे जा रहे हैं और पता नहीं लाखों के हिसाब से रॉकेट, इतना असला कहां से आया, तो फिर आपको इसके अलायंसेस को देखना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा अलायंस जो है वो ईरान है, क्योंकि ईरान जो है इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का, ठीक है, और सबसे ज्यादा दुश्मनी इजराइल की चली ईरान के साथ रही है, इसलिए वो ईरान को एटमी हथियार बनाने ही नहीं देता। तो इसलिए ईरान खुल के सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे हिजबुल्लाह को, ठीक है, और सॉरी हमास को साथ में। दूसरे नंबर पे है सीरिया, क्योंकि वो भी उसका बॉर्डर भी जाहिर बात है फलस्तीन और इजराइल के साथ है, तो उनको भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा है हिजबुल्लाह, लेबनान भी इसका है। तो ये जो 7 जुड़े हुए कंट्रीज हैं, हमसाया मुमालिक हैं फलस्तीन के, वो हमसाया मुमालिक इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, और इसी वजह से इतना ज्यादा पावर यहां पे हमें देखने को मिल रही है और ये मुल्क किसी न किसी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब रीजन फॉर सैटरडेज अटैक, इन्होंने जो हफ्ते को अटैक किया, ठीक है जी, 7 तारीख को ये अटैक क्यों किया, तो उसमें ये कहते हैं कि भाई फलस्तीनियों के ऊपर बहुत ज्यादा मुजालिम हो रहे हैं और इन मुजालिम की वजह से जो है ये होली साइड के ऊपर, जो बैतुल मक़दिस के ऊपर पूरे का पूरा कब्जा किया गया है, इस कब्जे की वजह से और जो मुजालिम की वजह से हमने ये सारे का सारा हालात बनाए हुए हैं। सिविलियन टारगेटिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इनका ये मानना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर शोर शराबा हो रहा है कि भाई इन्होंने जुल्म किया, ये किया, वो किया, और ये सारे के सारे सिविलियंस को मान रहे हैं। इनका अपना एजेंडा क्या है ये समझे। ये कहते हैं कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे, हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यहां सेटल हो चुके हैं इनलीगल प्लेसेस के ऊपर,
ठीक है, जो सेटल है, जाहिर बात है सेटल है, उनकी गलतियां, क्यों सेटल हुए हैं, यहूदी हैं वो ना, तो वो यहां पे नहीं सेटल होना चाहिए था उन्हें, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको यहां सेटल नहीं होना चाहिए था। बाकी जो यहां पहले से रह रहे हैं, मौजूद हैं यहां पे, उनको हम कोई नहीं कर रहे, वो चाहे यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हम उनको नहीं छेड़ रहे, तो इसलिए ये क्लेम इनका जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से तो आपने देखा कि वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं शहर के ऊपर और लोगों के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, तो यहां पे खैर अब डिवीजन है बहुत ज्यादा। तो एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 1948 से जो वॉर चली आ रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू है, बिल्कुल वैसे ही जो है फिलिस्तीन और इजराइल का भी इशू है, लेकिन इजराइल नाम की कोई स्टेट नहीं थी 1948 के अंदर, सॉरी 84 नहीं है, ये 1948 है। तो 1948 के अंदर जो है इजराइल की बुनियाद रखी गई और करते करते इजराइल ने फिलिस्तीन की जिस जमीन के ऊपर बुनियाद रखी उसी को ही खा गया, और इस टाइम पे फिलिस्तीन जो है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जबकि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो वॉर है ये गजा के एक शहर से ऑपरेट हो रही है और हमास जो है इसको ऑपरेट कर रहा है, और अब देखते हैं ये वॉर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो क्या करेगी और किस तरह से कैजुअलिटीज आगे जाएंगी और क्या होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो फ्यूचर में हमें 2 से 3 हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि शायद ये वॉर जैसे बार बार होती है, 5 डेज वॉर, 7 डेज वॉर, 11 डेज वॉर यहां पे होती रही है, अरब इजराइल वॉर भी हुई है और इन्हीं के बीच में भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी हुई, फिर तो शायद ये कुछ दिनों के बाद जो है वो खत्म हो जाए। अगर खत्म होगी तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद इस बार ऐसा लग रहा नहीं है। ठीक है, इस बार कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अटैक का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले हमेशा इजराइल की तरफ से ज्यादा पावर लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो डिफरेंट साइड से पावर लगाई जा रही है। तो दूसरा ये है कि अगर ये खत्म नहीं होती तो फिर जाहिर बात है ये यूक्रेन रशिया वॉर की तरह इसी तरह से चलती रहेगी और इससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। तीसरा जो सबसे खतरनाक इसका एंगल है वो ये है कि अगर इसमें मुल्क भी शामिल हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह इसमें अलायंसेस आ जाती हैं सामने, जैसे लिबनान भी आ गया या शाम वगैरह या ईरान आ गया, तुर्की भी सामने आ जाता है, साइड पे अमेरिका सामने आ जाता है, यूके आ जाता है, तो फिर अल्टीमेटली ये वॉर मिडिल ईस्ट के अंदर किसी और साइड पे जाएगी और ये वॉर फिर वर्ल्ड वॉर 3 आप इसे कह सकते हैं कि मे भी एक्सपेक्टेड है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाए और नतीजे के तौर पे मुसलमान मुल्क एक साइड पे हो जाए और चाइना भी, आपने देखा चाइना रशिया जो है ये भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि रशिया और चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर। सीरिया की वॉर भी आपने देखा कि कहा जा रहा है कि बशर अल असद जीत चुके हैं और वहां पे भी अमेरिका को एक किस्म की शिकस्त हुई है, ठीक है, रिसेंटली। तो इसलिए अगर ये कुछ थर्ड ऑप्शन की तरफ जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जाती है या नहीं अब ये देखना है। फिलहाल लग रहा ये है कि शायद ये चली जाए, क्योंकि जो हालात इस बार बने हुए हैं ये पहले कभी देखने को नहीं मिले। एक नया ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, जिसको कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो यहां पे आपको मैं पिक्चर दिखाता हूं कि इस पिक्चर में क्या कहा जा रहा है। अल जजीरा इंग्लिश जो है उसने एक ट्वीट किया, वो कहता है जी सीरियस क्वेश्चंस हैव बीन राइजन over how Israel's intelligence services failed to stop Hamas surprise assault on Saturday, which saw dozens of fighters infiltrate into Israel and thousands of rocket attack। अब इनका ये मानना है, अल जजीरा का, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मुसाद है, आपको पता है मुसाद इस टाइम पे टॉप एजेंसी है दुनिया के अंदर, कि टॉप 1 पे अगर आप कहेंगे तो शायद आपको मुसाद ही देखने को मिलेगी। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांस है, जैसे पाकिस्तान के अंदर ISI या इंडिया के अंदर रॉ है। तो मुसाद को कैसे नहीं पता चला, इतना बड़ा जो प्लान हो गया। अब जाहिर बात है इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, मोबिलाइजेशन हुई है, तो एजेंसीज का तो काम ही है कि वो पहले से इंफॉर्म कर देते हैं कि भाई जंग होने लगी है ताकि आप तैयारी पकड़ें, वरना तो एजेंसीज का तो कोई रोल ही नहीं रहता। तो इतनी बड़ी एजेंसी को कैसे पता नहीं चल सका कि भाई 5000 रॉकेट फायर कर दिए गए और वो भी पूरा ऑपरेशन प्लान कर दिया गया। तो इसका मतलब शायद ये डाउट है कि ये एक पूरी गेम है इजराइल की तरफ से, और उस गेम में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने 1000-1200 लोग मरवाने हैं, और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक किसने की, फिलिस्तीन ने की, इसलिए फिलिस्तीन के पास अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्राइक करता है हमेशा फिर वो तनकीद का निशाना बनता है। इसलिए जो वेस्ट का मीडिया है वो इसको सिर्फ वन साइडेड दिखा रहा है कि भाई इजराइल मजलूम है, इजराइल मजलूम है, इजराइल मजलूम है। तो शायद इजराइल जो है उसने जानबूझ के करवाया ताकि वो इस गजा का जो शहर है, जो एक छोटा सा कोना बचा हुआ है जो उनके कब्जे में नहीं है और जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस है, तो उसको पूरे को कब्जा करने के लिए हमास के खिलाफ एक फाइनल ऑपरेशन के लिए शायद उन्होंने जानबूझ के किया, ताकि जब वो फिर फुल फ्लेज एक ऑपरेशन लॉन्च करे, क्योंकि आपको पता है इजराइल तो बहुत एडवांस है और अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उनके पास तो हर तरह के हथियार भी मौजूद हैं जिनका मुकाबला किसी भी सूरत हमास नहीं कर सकता, ठीक है, इवन एटम बम तक मौजूद है इजराइल के पास। तो ऐसे में अगर ये खुल के सामने आते हैं तो फिर एक ऐसी वॉर बनेगी जिसके नतीजे के तौर पे जो है वो हमास का सफाया हो सकता है और गजा शहर जो है वो इनके कब्जे में आ सकता है। ये वो ऑप्शन है जो कि एक 4th ऑप्शन बताया जा रहा है कि शायद ऐसा पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यहां पे इसको क्लोज करते हैं।